स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि क्लास 7 के लिए हमारा 9th लेक्चर होने वाला है। अब देखो क्या है ना कि न्यू एडिशन आपका एनसीईआरटी का है जिसमें बहुत सारे चैप्टर कट है, रिमूव्ड है, कंपाइल्ड है। हम ये ओल्ड से इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। नो नीड टू वरी। अगर आपको लगता है कि न्यू का अभी लेक्चर बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, कनेक्ट करें, जैसा आप डिमांड रखेंगे बन जाएगा, ये भी बनेगा। लेकिन ओल्ड से बनाने का मेरा ये लॉजिक है ना कि ओल्ड में आपका कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू। अगर आप ओल्ड कर रहे हैं तो न्यू का टेंशन खत्म हो जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग सा चीज ऐड कर रहा है। न्यू बस कर रहा है ना ये कि कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट इस तरीके से कर रहा है कि कोई चीज बहुत ज्यादा ओवरलैप ना हो। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 में आप फाइबर टू फैब्रिक नाम का चैप्टर पढ़े, क्लास 7 में भी है तो 7 से हटा दिया गया कि ये रिपीटेड है। लेकिन हम लोग ओल्ड से ही करेंगे ताकि जो भी जितना भी है ज्यादा कंटेंट। अब एनसीईआरटी आप अच्छे से कर लोगे। अगर एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से, स्पेशली आपने ओल्ड बुक से, देखिए हर एक का आप जो है सजेशन देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो कोई कहता है ओल्ड से पढ़ना है, कोई कहता है न्यू से, हमने इससे पढ़ा उससे पढ़ा। कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि हम आपके ऊपर थोप रहे कि आप ओल्ड से पढ़ो न्यू से पढ़ो। लेकिन ओल्ड से पढ़ोगे ना तो एक पन दो काज हो जाएगा। आपके मन में वो जो एक फोमो रहेगा कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, वो नहीं होगा। आप ज्यादा ही पढ़ लोगे, कम नहीं पढ़ोगे। दूसरा ये है कि अगर एनसीईआरटी आप ओल्ड से पढ़ रहे हैं 6 to 12th, न्यू वाला करंट वाला भी जो आपका क्या अपडेट है वो सब भी बता दिया जाएगा, उसका चिंता नहीं करना है। बट अगर आप 6 to 12 कर लेते हो ना तो इतना जान लो कि आपका 80% सिलेबस आपके हाथ में है। बस आपको इसको करंट अफेयर के साथ सप्लीमेंट करना है और बस अपने मन की शांति के लिए कोई भी एक रेफरेंस बुक आपको फॉलो करना है। जैसे डीडी बसु हो गया या लक्ष्मीकांत हो गया, आर्य शर्मा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, अपने रेफरेंस के लिए। तो इसीलिए यहाँ ओल्ड से आपको पढ़ाया जा रहा है। बाकी रेस्ट आपका जैसा डिमांड है वैसा बताते रहिएगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है, ये शर्ट इन द मार्केट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको शर्ट बनाना सिखाया जा रहा है। आप इस चैप्टर को अगेन पिछले चैप्टर की तरह ही सिंपली आप रीड करेंगे। एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर ऐसा है ना जैसा कि जिसमें कि आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए हो या सब्जेक्टिव के लिए, वो शायद एक पेज का ही रिलेवेंट हो। जब आप नोट्स बनाओगे तो एक पेज का ही होगा। लेकिन आप रीड करोगे ना तो यहां से आपको कुछ वर्ड्स मिलेगा, तो इससे आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भले ही इंपॉर्टेंट हो ना हो, एक रीडिंग दे दीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको शायद समझ में ना आए, जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जो टफ लग रहा होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तो उसको अलग से आप लिख लोगे ना तो ये पूरा जब पूरा सिर्फ एनसीईआरटी का ही, सिर्फ एनसीईआरटी के वर्ड्स को अगर आप कलेक्ट कर लोगे ना तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे फैंसी वर्ड्स होंगे। बहुत लंबे सेंटेंस के लिए छोटे वर्ड्स होंगे जो आपको मीन्स आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए बेसिक मुद्दा, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, बहुत छोटा है, आधा पेज का कंटेंट है। ये बस आपको क्या सिखा रहा है ना, पिछले ही चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। मार्केट्स में जो इंटरलिंकेजेस है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे जो आपका जो डिफरेंट लेवल्स है मार्केट में वो कैसे कनेक्टेड है। कैसे आप कोई एक प्रोडक्ट जब आप ये बाय करते हो तो ये डिफरेंट स्टेजेस से, जब आप इसे खरीदते हो तो ये बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, तब जाके आप तक पहुंचता है। हो सकता है 2 स्टेज से 4 स्टेज से। तो वही चीज ये चैप्टर आपको सिखा रहा है। तो इसमें आपको सिंपली देखिए ये सब एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि बैठ के आप रटने लगना, कुछ नहीं रटना। आपसे ये नहीं पूछेगा कि एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 9 में ओल्ड एडिशन में किस फार्मर का एग्जांपल दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ ये चीज आप कर सकते हो कि ये जगह मिल गया तो आप इसको जाके एक बार मैप में देख लो। एनसीईआरटी सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं देखा जाता है, एनसीईआरटी को बहुत स्मार्टली पढ़ना है। एनसीईआरटी से आपको कंटेंट भी मिलेगा। एक और चैप्टर है हमारा पॉलिटी में, फिर पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा क्लास 7 का, फिर हम लोग हिस्ट्री और बचे हुए साइंस के चैप्टर्स कर लेंगे। एनसीईआरटी से आपको अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे एंड एनसीईआरटी से कुछ आपको वहां पे कुछ प्लेसेस का नाम होगा, सिटी का, विलेजेस का, उसको आप मैप में पुट कर सकते हो। अब इससे उन बच्चों का फायदा होगा ना, स्पेशली जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है या जो भी ऑप्शनल है जिसमें आपका मैपिंग आता है। तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ न्यूज से उठा लिया, कुछ आपका क्या है कि ऐसे ही एनसीईआरटी के बुक से 1-2 रैंडम ऐसे उठा लिया, तो उसी सबसे आपका बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पूरा न्यूज पढ़ लेते हो लेकिन वो प्लेस आपको कहीं नहीं दिखता, लेकिन वो एनसीईआरटी के किसी चैप्टर में एक इररिलेवेंट एग्जांपल्स में दिया होता है। ये कर सकते हो। दूसरा है कि पीटी में भी आपका कोई मैपिंग से क्वेश्चन है तो ज्यादातर तो करंट से रहता है, लेकिन मान लो कि किसी दिन आपका जो है मजे लेने के मूड में हो यूपीएससी, तो वो एनसीईआरटी के किसी रैंडम चैप्टर से कोई रैंडम सा छोटा एग्जांपल सब पूछ दिया और उससे आपको स्टेटमेंट्स बना दिया।
तो इसमें काम आ सकता है। तो इसको आप जाके मैप में प्लॉट कर दो, आंध्र प्रदेश का जगह है। उसके बाद क्या है कि इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, ये एक प्लेस आ गया इरोड, इसको जाके आप मैप में पुट करोगे, कहाँ है, तमिलनाडु में। एग्जैक्ट आप जो है ना एकदम ब्लैंक मैप ले लो, वहां पे से पुट करो, कुछ वर्ड्स मिलेगा, उस वर्ड्स को आप अपने पास रख लो जमा करके। जैसे क्या है, क्लोथ की जगह से गारमेंट वर्ड है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड लग रहा है, तो ऐसे आपको प्लेसेस आएगा। तो ये सारा चीज जो है ना, ये इतना बड़ा जो चैप्टर है इसको आप रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो समझाया गया ना वही चीज है। अब देखो इसमें क्या समझाया जाता है, अलग से आपको हम बताते हैं। देखिए होता क्या है ना कि आपने न्यूज पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो आपका क्या है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेशली कॉटन के लिए आपने न्यूज में देखा होगा कि एक तरह से स्कीम ला रही है जो कि क्या करेगा, फार्म से आपका फाइबर, ठीक है, फाइबर से लेके आपका एक तरीके से फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक से फिर आपका क्या होगा, फैशन, फैशन से आपका फॉरेन, कुछ इस तरीके से फैंसी सा, मतलब ऐसा लगे ना देखने में, टैगलाइन कुछ अच्छा लगे। तो मतलब इस हर एक स्टेज पे, डिफरेंट स्टेजेस पे आपके कुछ पॉलिसीज ला रही है, जिससे क्या होगा कि कुछ आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एग्रीकल्चर में आपका जो इरिगेशन है, फर्टिलाइजर्स है, मेन्योर्स है, कंपोस्ट है, जो बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन है, एजुकेट करना फार्मर को, ये सब करना, ताकि उनके फार्म पे जो मान लो कॉटन लगा है उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो, ज्यादा। फिर हम वहां से जब कॉटन के बॉल्स लाते हैं तो उससे क्या निकालते हैं, फाइबर। तो उसमें भी क्या करना, अवेयरनेस फैलाना कि कैसे कैसे काम किया जा सके, जहां मैनुअल लेबर का जरूरत है वहां पे और स्किलफुल बनाए, जहां पे लग रहा है कि मशीन्स का जरूरत है मशीन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करें, मशीन से हम लोग क्या करें कि उस फाइबर्स को अच्छे से निकालें, किस कंडीशन में कौन सा सीजन बेटर होगा, ये सब अच्छे से रिसर्च करके ये काम करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट क्वालिटी का फाइबर निकले। और तब उसको बुन के क्या करना, फैब्रिक बनाना, फिर फैब्रिक को हम कटिंग वटिंग करके अच्छे से फैशनेबल क्लोथ्स में बनाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, फॉरेन। फॉरेन कहने का मतलब यहाँ ये सेंस नहीं कि सिर्फ फॉरेन, मतलब एक्सपोर्ट, जहां बन रहा है उससे बाहर हो सकता है, देश के बाहर, विद इन द कंट्री, स्टेट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। ये सब काम अगर हर एक स्टेज में हम प्रॉपरली करेंगे ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उस चीज से जनरेट होने वाला रेवेन्यू आपका क्या होगा, बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो अपने आप देश का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अपने आप क्या करेगा, बूस्ट करेगा। वही चीज यहां पे सिखाया है। यहां पे आपका एक केस स्टडी ले लिया है, एक केस स्टडी से आपको मार्केट के फंक्शनिंग को सिखाया गया कि शर्ट इन द मार्केट, मान लो कि फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, तो वो शर्ट मार्केट में किस स्टेजेस से गुजरता है तब हम तक आता है, या कुछ भी ले लो आप, शर्ट ले लो या कोई भी अदर कपड़ा है, तो सबसे पहले तो एक किसान होगा, ठीक है, एक फार्मर होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम कॉटन की बात कर रहे हैं, सिल्क का भी हो सकता है। तो जो भी है कोई एक एग्जांपल से आपको मेनली मार्केट का फंक्शनिंग सिखाया है। इसमें आपको इस चैप्टर में इनफैक्ट याद करने का भी कुछ नहीं है, आप जो डे टू डे लाइफ में देखते हो ना वही चल रहा है। तो यहां फार्मर है आपका, तो फार्मर ने किया क्या, कॉटन का कल्टीवेशन। तो जब कॉटन का कल्टीवेशन कर रहा है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी के सीड्स का। दूसरा है कि प्रॉपर कह सकते हो आपका एक फील्ड का, उस फील्ड के लिए आपको क्या है, जो भी चीज का जरूरत है इनपुट्स का, जैसे मान लो उस फील्ड के सॉइल को अच्छे से मिलाना है, मिलाने के लिए हो सकता है बहुत बड़ा फील्ड है, मैनुअली काम करने में समय लगेगा, तो बड़े मशीन, ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब आपका जरूरत पड़ेगा। तो जो भी इनपुट्स है उस फील्ड को क्या करना होगा, रेडी करने के लिए। तीसरा चीज है उसको जरूरत होगा प्रॉपर सॉइल का, प्रॉपर सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन का। अब सॉइल आप जानते हो कि कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल आपका क्या होता है, ब्लैक सॉइल, जिसे रेग्यूर या कॉटन सॉइल भी कहते हैं हम। क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए कि लगभग आपका कह सकते हो बहुत ज्यादा वेट, बहुत ज्यादा रेनी सीजन, जब बॉल वगैरह रेडी होता है उस समय के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जब कॉटन का बॉल बन रहा है और उस समय बारिश होगा, ह्यूमिडिटी होगा, तो वो थ्रेड चिपक जाएगा और फाइबर उससे फिर निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आप जाके ज्योग्राफी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं 6 to 10th, वहां से जाके आप ना बहुत सारे क्रॉप का कंडीशन है, वीट, राइस, कॉटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से आप देख सकते हो। तो ये कंडीशन चाहिए, प्लस है एक प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी,
इरिगेशन फैसिलिटी, ये सब वो अपने लिए मुहैया करवाएगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट हो सकता है सपोर्ट करे, सब्सिडी दे, प्रोवाइड करे, या फिर हो सकता है कोई आसपास का एनजीओ है जो कि आपका इस तरीके की चीजों को, अवेयरनेस को किसान तक पहुंचवाता है। तो जो भी है हर तरीके से ये सारा कुछ ये किसान करेगा, तब जाके उसको आउटपुट के फॉर्म में, जब सब सही रहेगा तब आउटपुट के फॉर्म में उसको क्या मिलेगा, कॉटन के बॉल्स। अब कॉटन के बॉल्स मिल जाएंगे तब जाके अब होगा क्या कि ये मंडी में जाएगा। अब हुआ क्या, फार्मर ने अपने हिस्से का मेहनत किया और उसने फसल उगा लिया। फसल उगाने के बाद क्या है कि अब वो मार्केट में पहुंचा, आसपास के मार्केट में जो भी है जहां पे उसको सूटेबल हो रहा है, वहां पे होगा क्या कि ट्रेडर वगैरह प्रेजेंट होगा। ट्रेडर इससे क्या करेगा, किसान से इसके प्रोडक्ट को खरीदेगा। और ये काफी क्या होता है ना, चीपर रेट में खरीदता है। देखना कहीं पे भी डायरेक्ट किसान से कोई खरीद रहा है ना, ट्रेडर या कोई भी रिटेलर, तो आप देखो बहुत सस्ता है। जैसे आप एक टमाटर जा रहे हो नॉर्मल सब्जी मंडी में लेने, तो हो सकता है 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, जगह जगह पे डिपेंड करता है, मिले 20 रुपए किलो। लेकिन शायद थोक में जो इंसान किसान से खरीद के मार्केट बेचने जाएगा, वो शायद क्या है 500-600 किलो की जो है टमाटर ले लिया, और वो शायद 1000 रुपए 1200 रुपए, मतलब 2-2 3-3 रुपए किलो में उठा लिया। तो ये काफी चीपर रेट में किसान से उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट को उठा लिया। अब उठाने के बाद क्या है कि इसको, इससे तो कोई काम है नहीं, ये ट्रेडर जो है ये फिर आपको मर्चेंट्स वगैरह को देते हैं। मर्चेंट्स वगैरह मतलब जिसका लिंक आपका क्या है, जिसके पास कुछ फैक्ट्री हो, फैक्ट्री सेटअप हो, वो ले गया। अब देखो यहां पे क्या है ना कि जरूरी नहीं कि यही लेवल हो सकता है कि जिस इंसान ने डायरेक्ट या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किसान से प्रोडक्ट खरीदा, वही उसको प्रोसेस करके फाइबर निकाल लेगा और फिर आगे पास ऑन करेगा। या ऐसा हो सकता है कि एक वहां से खरीद रहा है और फिर वो मर्चेंट को बेचा। इसमें क्या है कि हल्का सा चीप रेट में ही ले लेगा। जैसे मान लो ये इससे फॉर एग्जांपल 10 रुपए में लिया, मर्चेंट को ये मान लो कि सपोज है कि फॉर एग्जांपल ये इसको 15 रुपए में बेच दिया। सब अपना प्रॉफिट ऐड कर करके बेचेगा। किसान को बहुत ज्यादा ऐसा खर्चा नहीं है, और उसके अंदर वो अवेयरनेस अभी तक नहीं आया कि हम बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज होकर प्रॉफिट ऐड करके बेचे, इसलिए बहुत सस्ते में बेच लेता है। ट्रेडर हल्का सा प्रॉफिट लगा के उसने मर्चेंट को बेच दिया। अब ये करता क्या है ना, फैक्ट्री सेटअप का मतलब ऐसा नहीं कि इसके पास बहुत बड़ा ही फैक्ट्री होगा। इसके पास हो सकता है ना कि वो सारे क्या हो, अरेंजमेंट्स हो जो चाहिए इन कॉटन बॉल से, अरेंजमेंट्स हो जो कि क्या करेगा, कॉटन बॉल से। फाइबर टू फैब्रिक आप पढ़े हो साइंस में, क्लास 6 में जाके देखना कैसे निकालता है, गिनिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद वीविंग क्या होता है, स्पिनिंग, निटिंग क्या होता है, आप देखेंगे और फिर बताएंगे कि गिनिंग का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो कॉटन बॉल्स है, कॉटन बॉल से वो क्या करेगा, फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अब इसके लिए होता क्या है कि एक तो एग्जांपल होता है, एक तरीका होता है अरेंजमेंट इसके पास एकदम परमानेंट हो, बड़ा बड़ा सा फैक्ट्री है। जैसे आप सुई धागा मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाता है एक एक्सपोर्टर रहती है जिसके पास बड़ा सा फैक्ट्री परमानेंट सेटअप होता है, वहां कई सारे वर्कर काम करते हैं। एक दूसरा होता है ना, एक ऐसे कह सकते हो एडहॉक टाइप का होता है, या एक टेम्पररी टाइप का सेटअप होता है, जिसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे लोग आते हैं, पीपल, या कह सकते हो जो भी आर्टिस्ट वगैरह हैं। आर्टिस्ट कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेंटिंग बनाना है, जिसके अंदर वो कला है बॉल से थ्रेड को निकालने का, तो ये आएंगे और फिर क्या होगा कि अपने साथ जो है ना, जो भी डिवाइस जरूरत का होगा वो लेके आएगा, या जो भी मशीन है ये इसी के पास होता है। एक तो परमानेंट हुआ कि इसके पास मर्चेंट ने सब कुछ प्रोवाइड किया। मर्चेंट ने क्या प्रोवाइड किया, जगह भी प्रोवाइड किया, मर्चेंट ने आपको मशीन भी प्रोवाइड किया, और जो आपका डेली वेज है वो भी प्रोवाइड किया। दूसरा है कि नहीं, जो जिसके पास अपना बुनने वाला मशीन है अपना लेके आएगा, और लेके आने के बाद अपना यहाँ पे बस उसको क्या मिलेगा, ये अपना डेली वेज दे देगा, डेली वेज, और एक जगह दे देगा कि हाँ यहाँ पे अपना काम करो, और उसके बाद अपना ये काम जो है कंप्लीट करेगा और फिर चला जाएगा। वर्क कंप्लीट किया और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम में भी कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट टाइम उसको फिर से कॉल किया जाएगा। तो जैसे भी हो अपना ये काम किया। अब ऐसे में क्या होता है ना, इन लोगों को क्या है कि काफी काफी चीपर रेट में रखा जाता है, क्योंकि मैं ये नेगेटिव बात भी है, क्योंकि मर्चेंट है या जो भी इंसान है जो ये सेटअप रख रहा है, उसको चाहिए क्या, पर्सनल प्रॉफिट। उसको पर्सनल प्रॉफिट बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या करेगा कि जो भी इनपुट लग रहा है ना, वो इनपुट को चाहेगा एकदम चीपर 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 रेट में।
मशीन्स पे कम से कम खर्चा करना चाहेगा कि जो आपका बहुत कॉस्टली है हो सकता है सेकेंड हैंड में ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। अब एक मशीन खरीद रहे 20 लाख का लग रहा है, सेकेंड हैंड में कहीं मिल रहा है कि फंक्शनैलिटी उतना ही अच्छा ही है, 10 लाख में मिल रहा है तो ले लेगा। जो लेबर है उस जो काम कर रहा है उसके पास, उसको भी कोशिश करेगा 200 100 500 ऐसे करके एकदम सस्ते से सस्ते में अपना काम करवा लेना। तो इसी वजह से ये सब क्या होता है, इसलिए आप देखोगे ना कि जो भी आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, मान लेते हैं ये कपड़े का ही है, तो उसमें आप देखोगे दुकान वाले बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर है वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो फॉरेन के बिजनेसमैन है वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मर्चेंट भी ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर ले रहा है। लेकिन जो किसान है, जो वीवर है, जो कलाकार है, ये सब बहुत बहुत गरीब, बहुत पुअर रहता है, क्योंकि इसके पास कला है, ये बहुत बड़ा बड़ा चीज बना लेता है, बट इसको वो पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो अब क्या हुआ कि थ्रेड वगैरह हो गया, अब ये फाइबर निकला, और इस फाइबर को हो सकता है डिफरेंट वर्कर, ठीक है, या तो वही सेम वर्कर जो भी है वर्कर्स अपना वर्क करेंगे, हो सकता है यही लोग जिनको हायर किया फाइबर निकालने के लिए, यही फाइबर जो है इसको यही वर्कर्स क्या करेंगे, इसको वीव करेंगे, वीव करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक बनाएंगे, ऐसे प्लेन अपना क्लॉथ बना लेंगे। अब इससे अपना जो टेलर होगा, डिजाइनर होगा, वो इस फैब्रिक के से अपने हिसाब से कपड़े को क्या करेगा, कटिंग करेगा, जो भी करेगा। अब इसको क्या है कि भेज दिया गया दूसरे लेवल के अपने फैक्ट्रीज पे, फैक्ट्री जो कि मान लो कि आपका एक्सपोर्टिंग में काम करता है, या हो सकता है जिसका काम हो अपना सेलिंग, या तो देश के बाहर या देश के अंदर हमको बेचना है। तो ये फैब्रिक को ले लेके क्या करेगा, ये जो फैक्ट्रीज है ये फैब्रिक को अच्छे से डिजाइन करेगा, डिजाइन करके आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाएगा। हो सकता है शर्ट बनाए, पैंट बनाए, या फिर सिंपली उस फैब्रिक को और अच्छे से रोल कर दे, फैब्रिक ही का डिमांड हो तो उसी को, या फिर हो सकता है आपको शर्ट में भी अलग अलग जो हाफ स्लीव है, फुल स्लीव है, या फिर बटन है, विदाउट बटन है, अलग अलग तरीके के अपने फैब्रिक को डिजाइन करेगा। तो उसके लिए आपके पास, इनके पास क्या होता है, डिजाइनर्स होता है, जो कि थोड़े से आपके क्या होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं, क्योंकि डिजाइन करे, जैसे आपने सुना होगा सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा। तो सबसे जो सस्ता, सबसे जो दयनीय स्थिति में है वो है फार्मर, वो है वीवर, जो फाइबर्स से निकाल के आपका फैब्रिक बनाने में हेल्प करता है। रेस्ट बाकी सब अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ बना लिया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ जो है अब ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में होगा इसका सेलिंग। अब हो सकता है ये सेलिंग क्या होगा, विद इन कंट्री होगा या आउटसाइड होगा, देश के अंदर, देश के बाहर, जैसा भी हो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। सेलिंग करते वक्त क्या है, अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, और उसके बाद ले जाके अपना सेल कर देगा, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर। तो वो ना फाइबर, पहले तो फार्म, किसान ने अपना उगाया, फाइबर निकाला, फैब्रिक बना, फैब्रिक से ये अपना फैशनेबल क्लोथ्स बना, और फिर फॉरेन। तो ऐसे करके कुछ टैगलाइन जो बनता है ना, जैसे आप देखते हो बिहार का टूरिज्म का ब्लिसफुल बिहार रहता है, तो वैसे ही कुछ टैगलाइन है, इस तरीके से आपका एक काम हो गया। तो मतलब यहां सिंपली क्या होता है, मार्केट्स में आपको ये चैप्टर क्या दिखा रहा है, डिफरेंट लेवल्स दिखा रहा है, डिफरेंट इंटर कनेक्शंस दिखा रहा है, और कुछ नहीं है। जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना वही है, कि पहले आपका क्या होगा, एक फार्मर है, फार्मर से हो सकता है आपका ट्रेडर लिया, ट्रेडर से मर्चेंट लिया, मर्चेंट से फिर आपका होलसेलर लेगा, होलसेलर से फिर रिटेलर लेगा, और रिटेलर से फिर क्या आएगा, आपका कंज्यूमर आएगा। या हो सकता है डायरेक्टली फार्मर से कंज्यूमर ले ले, या हो सकता है फार्मर से आपका ट्रेडर लिया, ट्रेडर से मर्चेंट लिया, मर्चेंट से डायरेक्ट कंज्यूमर पे गया, या हो सकता है कि इससे ट्रेडर पे गया, ट्रेडर से डायरेक्ट कंज्यूमर पे गया, या ये भी हो सकता है कि फार्मर से ट्रेडर गया, ट्रेडर से मर्चेंट, और मर्चेंट से होलसेलर, होलसेलर से डायरेक्ट। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं ना, हमारे घर में कोई फंक्शन है तो होलसेलिंग से कपड़े वगैरह ले आते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल से आपका गुजरता है। बस यही चैप्टर में है और कुछ खास नहीं है। इस चैप्टर को ना आपको याद करने का जरूरत है, बस रीड कीजिए, जरूर रीड कीजिए चैप्टर को, ताकि आपका क्या हो, वोकैब स्ट्रांग हो। शब्दों को अंडरलाइन कीजिए, वहां से सीखिए। और जो भी, जहां पे भी आप एनसीईआरटी को जब भी रीड करते हैं, तो एनसीईआरटी में जो भी प्लेस दिया होता है ना, उसको जरूर आप मैप कीजिए। मैपिंग में आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। यही सब है इस चैप्टर में। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस है, ये चीज आप देख लेना। गिनिंग मिल, एक्सपोर्टर, प्रॉफिट बताए ना, कि कुछ भी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें आपका कुछ अमाउंट ऐड करके जब हम सेलिंग प्राइस पे, मुनाफा जिसको कहते हैं, यही मुनाफा आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। एक्सपोर्टर
जो कि अब्रॉड बाहर में बेचता है। सेलर तो सिंपली जनरल वर्ड हुआ, सेलर हुआ हो सकता है देश के अंदर, देश के बाहर कहीं पे भी भेज रहा। लेकिन अगर एक्सपोर्टर है तो यानी कि बाहर। इंपोर्टर अगर है, इंपोर्टर तो क्या करता है, विद इन कंट्री लाता है, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड बाहर से अपने देश में लाने वाले को इंपोर्टर कहते हैं। गिनिंग मिल बताए थे ना, कमेंट में भी बोले थे, लिखने के लिए पूछे थे, यहाँ पे आपको मिल ही गया कि सीड हटा दिए कॉटन बॉल से, जो बीज लगा होता है, आपने देखा हो, नोटिस किया होगा, ऐसे कॉटन रहता है, कभी कभी ऐसे करके उड़ते हुए आपने अपने आसपास देखा हो, ऐसे लगा रहता है इस तरीके से, बहुत हल्का फ्लफी सा होता है। और तब जाके जो है ना उसको बेल्स में, बेल मतलब होता है थक्का, किसी चीज को जो है ना हम लोग कंपाइल बहुत सारा लेयर बाय लेयर जमा करके रखते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, बेल। और तब उसको स्पिन करते ताकि उससे थ्रेड निकले। मतलब है कि ऐसे करके ये मिला, इससे हम क्या किए, सिर्फ इसको अलग कर दिए और सीड हमने अलग कर दिया, और तब इसका बहुत सारा क्वांटिटी जमा कर दिया। तब धीरे धीरे इसको हम स्पिन किए, जो बताए थे ना साइंस में, तकली या चरखा, उसके मदद से हम स्पिन कर किए, और स्पिन करके तब हमको क्या मिलेगा, फाइबर। और फिर इसको हम वीव करेंगे, बुनेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, फैब्रिक। क्लास 6 वाले साइंस में पढ़ाए हैं। कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका होगा चैप्टर। तो ये वर्ड्स आप जरूर याद कर लेंगे, रेस्ट बाकी ये सब क्वेश्चन ना सब एकदम इररिलेवेंट है। जो स्कूल के बच्चे हैं अपने से सॉल्व करना, क्योंकि वो ऐसे दिया स्वप्ना है, फिर वो ट्रेडर को अपना कॉटन जो है वो बेचती है कुरनूल में, तो क्या है कि क्या जरूरत था उसको ये बेचने का, ये सारा चीज है, कुछ खास काम का नहीं है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट है, बस यहाँ पे समझना है, शब्दों को कलेक्ट करना है और एक प्रैक्टिकलिटी देखना है। कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, अब वहां पे आपसे क्या है, ये थोड़ी पूछेगा कि मार्केट में क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, सब लिख देगा। आपसे ये पूछेगा कि एक मार्केट में क्या इश्यूज आ सकता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो कितने लेयर से जाता है, तभी तो आप हर लेयर पे प्रॉब्लम बता सकते हो। फार्मर से कोई चीज ओरिजिनेट हुआ, मान लो एग्रीकल्चरल गुड है, तो आप कहोगे ना कि हाँ ठीक है, फार्मर के साथ बहुत प्रॉब्लम है कि मार्केट में उसको सही दाम नहीं मिलता है, गरीबी है, उसके पास रिसोर्सेज का उतना एक्सेस नहीं है, अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइजर सीड नहीं मिलता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी लो होता है, और फिर लो प्रोडक्टिविटी है, दाम भी लो मिल रहा है, तो उसको मनी कार्डनिंग कम होता है। तो आपको ये प्रॉब्लम्स पता होगा, हर लेवल का इंटरकनेक्टेडनेस पता होगा, तब जाके आप प्रॉब्लम्स बता पाओगे, वरना सिंपली रटोगे। अब प्रॉब्लम्स बता दिए, लास्ट में कंक्लूड कर दोगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हर लेवल पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सारे सॉल्यूशन तो लिखना पॉसिबल नहीं है विद इन 150 एंड 250 वर्ड्स, लेकिन हर एक के लिए एक एक लाइन का सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं, तो एक कंक्लूडिंग पॉइंट बनेगा, तो आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। बस इसीलिए ये चैप्टर डिजाइन किया गया था। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।